तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Acer Aspire 7 के साथ जुड़े हुए बिगेस्ट इश्यूज़ की या फिर बिगेस्ट कन्फ्यूजन बोल सकते हो आप, जो कि लोग सोच रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे गलत दिया हुआ है कि इसकी डिस्प्ले IPS नहीं है। ये लिख रहा है इसकी डिस्प्ले फुल HD IPS डिस्प्ले है, बैकलिट कीबोर्ड, नैरो बेजल है और इसकी डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी भी अच्छी है, बढ़िया डिस्प्ले है। थोड़ी सी येलो स्टिंट है पर वैसे बढ़िया है। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो वाइट वाइट हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि मैं इस पे लाइट मार रहा हूँ। अगर ये एंटी ग्लेयर स्क्रीन होती ना तो इस पे ये वाइट निशान नहीं आता, बल्कि वो इस लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देती कि आप स्क्रीन पे कुछ भी जो भी डिस्प्ले हो रहा है आप उसको देख पाते। एंटी ग्लेयर का मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखों को बचाएगा, भाई लंबे टाइम तक यूज करोगे इफेक्ट डालेगा आपकी आंख पे। तो अपनी आंखों को बचाने के लिए अपने चश्मों में ब्लू कट लेंसेज डलवा लेना, वो ही इकलौता मात्र सा रहा है आंखों को बचाने का। इसके रैम का में 2 स्लॉट हैं। एक स्लॉट में एक 8 GB की रैम लगी हुई आती है, उसके अलावा आप दूसरी रैम लगा सकते हो 8 GB की, और जो मैंने लगाई है वो DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज की मैंने इसमें रैम लगाई है। ठीक है, ये देख लो कोरसेयर की ये रैम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोरसेयर वेंजेंस की है, यही वाली मैंने रैम इसमें लगवाई थी। अब आप पूछो कि क्रूशियल की चलेगी नहीं चलेगी, भाई जब मैंने यूज़ ही नहीं करी तो फिर मैं दूसरी क्यों सजेस्ट कर दूं जब मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा, गलत चीज़ बताऊं। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। देखो हम जो है मिडिल क्लास फैमिली के हैं, अगर आप 50,000 का लैपटॉप ले रहे हो ना तो आप मिडिल क्लास फैमिली के हो। और जो बचपन में भी हम मिडिल क्लास फैमिली वाले कपड़े लेते थे ना, तो ये जैसे शर्ट ली तो ये इतनी लंबी लेंगे कि ये शर्ट यहाँ तक पहुँच जाए कि बेटा आने वाली 2 साल तक चलेगी, ये सोच के ड्यूरेबिलिटी की। और यही चीज़ आप जब लैपटॉप ले रहे होगे तो यही चीज़ आपने इसमें देखी होगी कि एटलीस्ट 3-4 साल तो चल जाए, 3-4 साल तक मेरी गेमिंग करवा दे। अब ड्यूरेबिलिटी 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, एक फिजिकल और एक इंटरनली। देखो फिजिकल ये हिंज है, ठीक है, ये आप इसको ऐसे करे जाओगे तो भाई आपका ख़राब होगा। ठीक है, अब ड्यूरेबिलिटी आपकी अपने ऊपर डिपेंड करती है। ये पेन है, खूब ड्यूरेबल है, इतने काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब ये मैंने ऐसे करके तोड़ दिया, ड्यूरेबिलिटी ख़त्म इसकी। क्यों? क्योंकि मेरे रफ एंड टफ यूज़ से। सेम चीज़ इसकी है, अगर आप इस लैपटॉप को बैग में भर लिया, लो पैक करा, बैग में रख लिया। अब बैग में रखने के बाद क्या, कपड़े भी ठूस लिए उसी बैग में, उसी में चार्जर है और उसके और CD केस है और ट्रैकिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, भाई डिस्प्ले नहीं टूटेगी। इसका क्या टूटेगा? नहीं, प्लास्टिक की बॉडी है, मेटल की बॉडी नहीं है, टूटेगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इस लैपटॉप के साथ, प्लास्टिक है। दूसरी चीज़, अब ड्यूरेबिलिटी आती है इंटरनल चीज़ों पे। इंटरनल क्या है, देखो इसमें भी रैम लग रही है, इसमें भी मदरबोर्ड लग रहा है, इसमें भी अच्छी चीज़ है। वो कब खराब होते हैं? वो खराब होंगे हीटिंग इशू से, या पानी गिर दिया उस चीज़ पे, अपने आप ऐसे नहीं फूकने वाले। अब बाकी करते हैं इसके हीटिंग की। देखो ये जो है ना, ये इसके वेंट्स हैं, यहाँ से हवा लेता है ये। अब आपने रख दिया ये बेड पे, ये हो गए ब्लॉक, बेड पे बैठ के गेमिंग कर रहे हो, ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं, हवा ले नहीं रहा है अंदर कूलिंग, तो भाई ये गर्म नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरी चीज़, अब जो होते हैं वैक्यूम कूलर्स वगैरह यूज़ करना, ये आप देख रहे होगे, मैं इनको भी दिखाता हूँ। आप वैक्यूम कूलर्स वगैरह यूज़ करते हैं कि वैक्यूम कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया। एक बहुत बड़ा चैनल है जेरोस्टैक नाम से, उसने वैक्यूम कूलर और इन सब पे वीडियो बनाई है। तो उसकी वीडियो का कंक्लूजन ये निकला है, अगर सिर्फ क्या है, लैपटॉप इतनी हवा खुद भी ले लेता है अगर आप ठंडे रूम में हो और इसके नीचे गैप बनी हुई है। तो मैंने कोई स्टैंड वैक्यूम कूलर ना लेके ये थर्माकोल की ये स्टिक बना ली, थर्माकोल पे टेप लगा ली जो थर्माकोल ना खींचे। ठीक है, इन पे मैं अपने लैपटॉप को बैलेंस कर लेता हूँ। एक साइड ये रखी, एक साइड ये रखी, एक साइड ये रखी, सबसे सस्ता जुगाड़, इन पे अपना लैपटॉप रख लिया। रखने के बाद नीचे से एयर आराम से ये वेंट बना रहेगा, ये नहीं है कि एयर वेंट ब्लॉक हो गए और ये हवा नहीं खींच पा रहा है, तो इससे हवा भी खींचता रहेगा, ये ठंडा भी रहेगा, ठंडा भी चलेगा। तो जो इसका थर्मल थ्रोटलिंग का इशू है वो आप अंडर वोल्टिंग से सॉल्व कर सकते हो। अब थर्मल थ्रोटलिंग होती क्या है एक तरीके से, मतलब ये होता है कि जब आपका CPU ज़्यादा हीट होने लगता है ना, तो थर्मल थ्रोटलिंग एक सिंपल शब्दों में ये है कि जैसे अगर आपका 4000 मेगाहर्ट्ज पे आपका CPU की फ्रीक्वेंसी रन कर रही थी, तो अब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे रन करेगा और हीट जनरेट करेगा, और हीट जनरेट करेगा, लैपटॉप के इंटरनल के फूकने का चांसेस बनेगा। तो कंपनी क्या करती हैं, ये इन CPU का डिफ़ॉल्ट रहता है कि अगर इतना हीट कर रहा है तो थर्मल थ्रोटलिंग की वजह से वो 4000 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज या 3200 मेगाहर्ट्ज पे आ जाएगा। ठीक है, ये थर्मल थ्रोटलिंग हो गई। अब आपने क्या करा, आपने कर लिया अंडरवोल्ट। अंडरवोल्ट करने से जो टेम्परेचर 94-95 डिग्री सेल्सियस पे थे वो आ गए 80 से 85 तक आ गए। ठीक है, अब आपका जो 85 पे एक तो स्टेबल हो गया, ऊपर से
आपकी जो फ्रीक्वेंसी 2700 मेगाहर्ट्ज तक जा रही थी ना, वो 3900 मेगाहर्ट्ज तक जा रही है। अब वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे रन कर रहा है और टेम्परेचर भी कम है, तो भाई ओवरऑल तो आपको बेनिफिट मिला ना अंडर वोल्टिंग से। थर्मल थ्रोटलिंग आपकी खत्म हो गई ना। तो जो गेम आपका 15 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहा था, अब वो लॉन्ग टाइम की गेमिंग पे बाद 90 क्रॉस कर रहा है। और अगर उसमें भी आपने हीट मैनेजमेंट सही कर रखा है, जैसे मैंने ये थर्माकोल के ये दिखाई है लगाने के बाद या फैन लगा के, तो आपका टेम्परेचर 90 क्रॉस नहीं करेगा। तो इतना है कि आप इसको आराम से 85 से 90 के बीच में रन कर सकते हो अंडर वोल्टिंग करके। अंडर वोल्टिंग की वीडियो बना दी है, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। आपका जो है वीडियो एडिटिंग के टाइम पे कोई हीटिंग इशू नहीं होगा। रेंडरिंग के टाइम पे भी टेम्परेचर 86 87 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो एडिटिंग पे हमेशा आपका जीपीयू 90% पे नहीं पहुंचेगा, 99 पे जैसे कि गेमिंग पे रहता है। एडोब प्रीमियर प्रो इतना जीपीयू यूटिलाइज नहीं करता है, वो मेनली 3D एक्सीलरेटेड इफेक्ट्स में या कहीं कहीं पे जब सीपीयू पे ज़्यादा लोड पड़ता है तो जीपीयू पे चला जाता है, ये होता है। यहाँ पे आप देखोगे इसके टेम्परेचर सिर्फ 59 50 मतलब 50 की लाइन में चल रही है वीडियो एडिटिंग के टाइम पे, और कोई थर्मल थ्रोटलिंग नहीं है। आप सोचो कि मैं कोडिंग करूं और ये हीट हो रहा है, भाई कोडिंग में इतना हीट नहीं हो रहा। कोडिंग में मेन सीपीयू का काम है, आपका जीपीयू इतना यूटिलाइज नहीं हो रहा जब तक कि आप इतने बड़े नहीं हो कि गेम डेवलप कर रहे हो और 3D रेंडर ब्लेंडर वगैरह सब कुछ यूज कर रहे हो। वो भाई उनके लिए जो प्रोफेशनल, और जो इतना प्रोफेशनल होता है ना, वो डेस्कटॉप यूज करता है पूरे बढ़िया बढ़िया। जो एक बेसिक आदमी है जो इस लैपटॉप को ले रहा है, वो एक बेसिक ही कोडिंग करेगा और वो उसमें इतना हीट नहीं होगा कि आपके लैपटॉप की सत्यानाश हो जाए। समझ आ रही है बात? ये फंडा है। अब बात करते हैं SSD और HDD के स्लॉट की। इसमें एक SSD लगी आएगी 512 GB की, इसमें कोई HDD लगी नहीं आएगी, और ना आप लगा सकते हो इंटरनली, जगह भी नहीं है। आप एक्सटर्नली यूज करना चाहो भाई कर लो, ऑल वेल एंड गुड, पर इंटरनली नहीं लगा सकते। अब ऐसी एसर नाइट्रो में है, एसर नाइट्रो में लगा सकते हो SSD भी HDD भी, पर उसमें HDD आती है, SSD नहीं आ रही, जो एसर नाइट्रो का बेस मॉडल है, जो इसके कंपेरिजन में आप कंपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके हिंज की प्रॉब्लम की। जो इसका हिंज है ना, अगर आप खोलोगे ये स्टेबल है, लेकिन अगर जर्क मारोगे तो भाई हिलेगा, और नीचे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद ये गिर जाता है। ज़्यादातर सभी लैपटॉप में होता है, इसमें भी है। तो ये है, हिंज को आप ठीक से यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसके हिंज को हिलाने लगो बिल्कुल पागलों की तरह, तो भाई टूटेगा तो सही। तमीज से यूज़ करोगे खूब लंबा साथ देगा, सालों तक देगा। डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हो, वरना जो मैंने ये पेन का एग्जाम्पल दिया है वो आपने देख ही लिया है।